गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ का पठन करने वाले हैं। आपका प्रथम पाठ है धूल, जिसके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रामविलास शर्मा आधुनिक काल के बहुत प्रमुख लेखक रहे हैं। इनकी रचनाओं में कटुता और सत्यता देखने को मिलती है। धूल, जिसे कोई नहीं देखता, परंतु हम सभी किसी न किसी रूप में जन्म से लेकर मरने तक धूल से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ तक कि हमें धूल का रंग भी सर्वोपरि पसंद है। आइए हम अब पाठ को देखें। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में यह एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यह हीरे का अर्थ 2 है। एक वह हीरा जिसे हम धातु के रूप में पहचानते हैं, जो कि हमें धरती के गर्भ से प्राप्त होती है, और दूसरा हम अपने माता पिता के लिए हीरे हैं। हम अपने जन्म इस धूली में ही हम अपनी बचपन का दिन इस धूली में ही बिता देते हैं और धूली से ही लिपट कर बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हीरे के समान चमकते हैं। वहीं दूसरी ओर खदान से प्राप्त वह धातु भी हीरे का समान चमकता है। उसमें अनोखा एक चमक होती है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली से भरा ही अच्छा लगता है, अर्थात हमारा बचपन। हम बचपन में जितने साफ सुथरा रहे, अगर हमारे बदन पर थोड़ा धूल लग जाए तो हमारी वह सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूली के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता है। अर्थात शिशु अर्थात बच्चे, अर्थात उसमें उसके बदन पर लगे हुए थोड़ा धूल मिट्टी, तभी वह सुंदर और निखरा हुआ प्रतीत होता है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखारती है। पार्थिवता मतलब उसके सौंदर्य को निखार देती है। निखार अर्थात और बढ़ा देती है। अभिजात वर्ग प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात अर्थात उच्च वर्ग ने प्रसाधन अर्थात जीवन जीने की सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। कृष्ण श्री कृष्ण की बात की गई यहाँ पर कि उनके जब वह बचपन में गोकुल के गांव में खेलते थे, तो उनके मुंह पर जो धूली लगी है, गोधूली अर्थात संध्या के बेरा पर जो उनके मुंह पर धूली लगी होती है, क्या वह सारे सामग्री उस धूली या उस सौंदर्य के सामने धूल अर्थात मिट्टी में नहीं मिल गई। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग अर्थात स्पर्श। आज हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता आधुनिक हो गई है, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और इस मिट्टी से बचना चाहते हैं ताकि गंदगी ना हो जाए। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धान्य वे है नर मैले, जो करत गात कनिया लगात धोरी ऐसे लरिकन की। अर्थात वो धन्य है नर अर्थात आदमी, इंसान, मनुष्य, मैले हैं जो करत गात कनिया लगात धोरी ऐसे लड़कन के। करत गात अर्थात शरीर बदन, कनिया लगात अर्थात उस पे पटकनिया खात। पटकनिया ये एक भोजपुरी शब्द है, कनिया भी एक भोजपुरी शब्द है, जिसमें हम लोट पोट, अगर हम कहें तो लोट पोट, धूली में लोट पोट के लड़कन के अर्थात बच्चों की। जब बच्चे बचपन में खेलते हैं तो धूली में मिट्टी में लोट पोट हो जाते हैं। उसने भी मानो धूल के
भूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञप्ति कर किया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। मैले अर्थात गंदगी से अपनी हीन भावना, तुच्छ भावना भी व्यंजित अर्थात बता दिया। अंत में ऐसे लड़िकन अंत में ऐसे लड़िकन कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। लड़िकन लड़िकान अर्थात बच्चे और भेद बुद्धि अर्थात भिन्नता की बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। वह हीरो अर्थात सिर्फ चमक पाना चाहता है, धूली अर्थात उसके वास्तविक रूप को पाना नहीं चाहता है। धन्यवाद।